मालती ने कोई मंदिर, पीर, हकीम और डॉक्टर नहीं छोड़ा जो उसकी गोद भर सके। अंत में वो हार गई। उसकी उम्मीद खत्म हो गई। वो हाथ जोड़ते हुए भगवान से बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरी गोद सूनी रह गई। सबके आंगन में बच्चे खेलते हैं और मेरे आंगन में धूल उड़ती है। उसके पति नीलकंठ ने कहा, रो मत मालती, ये भगवान इतना दयालु नहीं है जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाएगा। हम बिना संतान के इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद इस भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अब चलो यहाँ से घर चलते हैं। और फिर एक दिन पता चला कि शादी के 12 साल बाद मालती माँ बनने वाली है। खुशी के मारे आंसू नहीं ठहर रहे थे। मन कर रहा था कि नाचने लगे, शोर मचाए और चीख चीख कर सबको बताए कि मालती माँ और नीलकंठ बाप बनने वाला है। 9 महीने नीलकंठ ने मालती का बहुत ख्याल रखा और फिर मालती ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम उन्होंने कुलदीप रखा। नीलकंठ फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम करता था। समय के साथ साथ फेरी वाले कपड़ों की बिक्री बंद होती जा रही थी। मालती को चिंता होने लगी। वो बोली, सुनते हो जी, घर में पैसे खत्म हो गए हैं। कुलदीप के लिए सर्दियों के कपड़े लाने थे। आप दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? भगवान ने जैसे तैसे ये बेटा दिया है, अगर इसकी परवरिश हम ठीक से ना कर पाए तो हमारा जीना बेकार है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पूरे दिन कंधे पर बोझा लेकर घूमने में मजा आता है? अब दुनिया फैशन की तरफ जा रही है। सब रेडीमेड कपड़े पहनने लगे हैं। समय मिलता है तो दुकानों पर भी झांक लेता हूँ, लेकिन मंदी चल रही है, कहीं काम नहीं है। पैसों के अभाव ने उनकी चिंता बढ़ा दी। कुलदीप 5 साल का हो गया और एक दिन नीलकंठ को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। मालती का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो बेचारी क्या करती? दिन रात रो रो कर गुजर रहे थे। ऐसे में उसे किसी अपने ने सहारा नहीं दिया। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? क्या वो कभी नहीं आएंगे? मालती ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब कभी नहीं आएंगे। उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया है। अब वो वहीं रहेंगे। कुलदीप ने भोलेपन से कहा। अच्छा, यहाँ पिताजी का काम नहीं चल रहा था? भगवान ने वहाँ पिताजी को काम पर लगा दिया होगा। मेरी फीस भी तो देनी है ना पिताजी को, और वहाँ से मेरे जूते भी लाएंगे। ये सुनकर मालती ने कुलदीप को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जिस बच्चे को उन्होंने इतनी मुश्किल से पाया, आज वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। ये ख्याल मालती को दिन रात रुलाता रहा। लेकिन अब रोने से कैसे काम चलता? घर में खाना पकाने के लिए कुछ नहीं बचा था। कुलदीप को भूख लगी थी। वो बोला, माँ, भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा, जरा रुको, घर में कुछ मिला तो बनाती हूँ। कुछ नहीं है तो माँ दूध ही दे दो। दूध तो वो कैसे बताती कि दूध को कई दिनों से पानी मिला मिला कर वो ज्यादा कर रही थी, जिससे वो उसे कई दिन पी सके। आखिर दूध तो खत्म होना ही था। मालती को लगा कि अब उसे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, तभी वो अपना और अपने बच्चे का पेट भर पाएगी। वो मोहल्ले के 1-2 अमीर घरों में गई और कुलदीप के लिए थोड़ा खाना मांग। अगले दिन वो कुलदीप को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल गई। रास्ते में उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी उसे सामने एक ढाबे वाले ने देखा और उसे उठाकर अपने ढाबे में ले गया। उसे पंखे के नीचे लिटाया, पानी के छींटे मारे, तब जाकर उसे होश आया। अरे, मैं यहाँ कैसे? मुझे चक्कर सा आ गया था शायद। फिर ढाबे का मालिक जोगिंदर बोला, कोई बात नहीं बहन, मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ लेटा दिया था, वरना कोई गाड़ी वाला गाड़ी से मार देता। मालती रोते हुए बोली, मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम यूं दर बदर भटकना तो नहीं पड़ता। क्या हुआ बहन? मालती ने उसे अपने हालातों के बारे में बताया और कहा, भैया, अगर इस ढाबे पर मुझे कोई काम मिल जाता तो। यहाँ तो बहुत काम है, बर्तन साफ करना, खाना परोसना, मेज और रसोई साफ करना। तुम कर सको तो कल से आ जाना।
पगार जो भी होगी दे दूंगा, खाना भी फ्री में मिलेगा। मालती को तो डूबते हुए सहारा मिल गया। वो बहुत खुश हुई और धन्यवाद कहते हुए घर चली गई। अगले दिन से ही मालती ने ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वो लोगों के झूठे बर्तन धोती, टेबल साफ करती, कई बार लोगों की गंदी हरकतों से भी गुजरना पड़ता और कोई गलत होने पर जोगिंदर की डांट भी खानी पड़ती। इस तरह मालती ने कुलदीप को पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। एक दिन वो अपने दोस्तों को घर लेकर आ गया। मालती तभी काम से आई थी। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त बोले, कुलदीप, ये औरत कौन है? काम वाली है क्या? मेरी माँ की सहेली है, गरीब है बेचारी, कभी कभी आ जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। माँ तो किसी काम से बाहर गई है। ये सुनकर मालती को बहुत रोना आया। वो सोचने लगी कि क्या ये वही बेटा है जिसके लिए मैं दुनिया के झूठे बर्तन धोती हूँ। वो अपने आंसू पोंछकर बोली, कोई नहीं बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय मैं बना देती हूँ। कुलदीप दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता रहा और मालती ने उन्हें चाय बना कर दी। उनके जाने के बाद कुलदीप बोला, माँ, सबको जताना जरूरी है कि तुम बर्तन मांजती हो। मेरी भी कोई इज्जत है, कम से कम बाहर वालों के सामने तो ये हुलिया ठीक करके आया करो। मालती गुस्से से बोली, झूठे बर्तन मांज कर ही तुम्हें ऐसे दोस्तों में बैठने लायक किया है, वरना कहीं बैठे हुए सट्टा खेल रहे होते और नशे की लत लग जाती, वो अलग से। अगर किसी के सामने मुझे माँ कहने में शर्म आती है तो आज के बाद किसी को घर लाने की जरूरत नहीं है। कुलदीप गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और अब नौकरी की तैयारी थी। मालती ने सोचा था कि नौकरी लग जाए तो उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। आजकल वो वैसे भी कॉलेज की लड़की उस अवनी के साथ घूमता रहता था और वो दिन भी आ गया जब उसका बैंक मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। नौकरी लगने के बाद मालती ने काम छोड़ दिया और मालती घर पर रहने लगी। कुछ महीनों बाद, माँ, मुझे अवनी से शादी करनी है। लेकिन बेटा, वो लड़की मुझे कुछ सही नहीं लगती। मैंने उसे कई लड़कों के साथ बात करते देखा है। तुम शादी के लिए कोई साधारण सी लड़की देख लो। माँ, बात करने में क्या हर्ज है? मैं अवनी से शादी करूँगा। मालती के न चाहते हुए भी कुलदीप और अवनी की शादी हो गई। कुछ दिन सब अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद, ये क्या माँ जी, आपसे किसने कहा खाना बनाने के लिए? कुलदीप को मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो प्लीज आप रसोई से बाहर ही रहा की। मालती ये सुनकर हैरान रह गई। मालती बोली, बेटा, कुलदीप मेरे हाथ का खाना खाकर ही बड़ा हुआ है। माँ जी, वो पुरानी बातें थी, अब मैं आ गई हूँ ना। मालती को तो शादी से पहले ही पता चल गया था कि ये लड़की नीलकंठ के लायक नहीं है। एक दिन मालती खाना खाने बैठी तो उसकी प्लेट में बासी रोटियां थी। मालती ने उसकी तरफ प्लेट खिसकाते हुए कहा, बहू, ये क्या बासी रोटियां? मम्मी जी, आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आपको ठंडी और बासी रोटी में फर्क नहीं दिखाई दे रहा। देखा कुलदीप, मैं पूरे दिन इनकी नौकरानी की तरह सेवा करती रहती हूँ और रोटी ठंडी क्या हुई, इन्होंने तो बासी बता दिया। माँ, ये सब क्या है? ये क्या तुम्हें रोटी देगी? जैसी मिले खा लिया करो, वैसे भी अपनी बेचारी दिन भर थक जाती है। मालती खाना छोड़कर उठ गई और बोली, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ कुलदीप, तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है और माँ पर नहीं। माँ, बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? आप रहने दो कुलदीप, माँ जी को तो मैं वैसे ही पसंद नहीं थी और वैसे भी उन्हें ढाबे का खाना मुंह लगा हुआ है। हाँ, ये घर का खाना कहाँ रस आएगा। माँ, वहाँ जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन इस तरह अवनी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। दबे से शब्दों में कुलदीप ने मालती को ढाबे पर जाने के लिए कह दिया। मालती रोती हुई कमरे में गई और नीलकंठ की तस्वीर उठाकर घर से चली गई। उसे जाते हुए किसी ने नहीं रोका। जोगिंदर के ढाबे के दरवाजे आज भी मालती के लिए खुले थे। मालती फिर से ढाबे पर ही काम करने लगी और वही रहने लगी। 4 महीने बाद अवनी ने कुलदीप को शराब पीने का आदी बना दिया। एक दिन कुलदीप बैंक से किसी के पेमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए लेकर घर आया था। अवनी ने उसे खूब शराब पिलाई और उसके सिर में फूलदान मारकर पैसे लेकर भाग गई। जब तक कुलदीप को होश आया, अवनी भाग चुकी थी।
वो लड़खड़ाता हुआ उठा। वो रोते हुए बोला, माँ, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, मुझे माफ कर देना। आज मैं इतनी मुसीबत में हूँ और मैं किसी से कह भी नहीं सकता। आज उसे रोने के लिए माँ के कंधे की जरूरत थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थी। उसने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और कहा, अवनी, मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया और तुम। वो दौड़ता हुआ ढाबे पर पहुंचा तो वहां उसे मालती नहीं मिली। वहां जोगिंदर भी नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि मालती की तबीयत बहुत खराब है। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो देखा जोगिंदर वहां परेशान खड़ा हुआ था। उसे देखकर जोगिंदर बोला, आ गया पुत्र, बड़ी देर कर दी। तेरी माँ तो दुनिया से जाने की तैयारी में है। कुलदीप परेशान होता हुआ बोला, ये क्या कह रहे हो अंकल जी? क्या हुआ मेरी माँ को? जोगिंदर ने उसे डांटते हुए कहा, ये पूछ क्या नहीं हुआ। जब से तूने उसे घर से निकाला है तब से ना खाती है ना पीती है, बस रोती ही रहती है। तुझे पता है पुत्र, तुझे पाने के लिए उसने क्या क्या सहा, तब जाकर उसे तेरे जैसा कपूत मिला। तुझे कामयाब बनाने के लिए उसकी जवानी खत्म हो गई और तू नालायक अपनी बीवी के कहने पर आ गया। उसने बेटे को नहीं, एक सांप को दूध पिलाकर पाला है। उसकी किडनी फेल हो गई है, अब मुश्किल ही बचेगी। कुलदीप इस समय खून के आंसू रो रहा था। उसे अपनी माँ के साथ किए हुए सारे गलत व्यवहार याद आ गए। वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किडनी दे सकते हो, क्योंकि अगर उनको एक किडनी भी मिल गई तो वो बच जाएंगी। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी, लीवर, दिल, फेफड़े कुछ भी निकाल लो, मगर मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया और उसकी एक किडनी निकालकर मालती को लगा दी। मालती बच गई। मालती को होश आया तो डॉक्टर ने बोला, आप खतरे से बाहर हैं। आपके बेटे ने अपनी किडनी देकर आपकी जान बचा ली। क्या मेरे बेटे ने? जी, आपके बेटे ने ही आपको किडनी दी है। बहुत प्यार करता है आपसे। मालती को यकीन नहीं हुआ। जोगिंदर उसके पास आया और बोला, हाँ बहन, आज तुम्हारे नालायक बेटे ने ही तुम्हारी जान बचाई है। आज उसने अपने दूध का कर्ज अदा कर दिया है। जब वो कुलदीप से मिली तो बोली, कुलदीप, तुमने ये क्या किया? मुझे मर जाने दिया होता। अभी तो तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। माँ, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने आपके दूध का कर्जा चुकाने की कोशिश की। आपके दूध की कीमत के आगे मैं अपना सर्वस्व भी बलिदान कर दूं तो कम है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अवनी की बातों में आ गया था। मैं आपके त्याग और संघर्ष को भूल गया था। बहू नहीं आई? वो कहाँ है? कुलदीप ने माँ को सारी बातें बताई। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास जो भी है सब बेचकर बैंक के पैसे चुका दो। तुम चिंता मत करो माँ, कुछ लोन ले लूंगा और कुछ उधार लेकर चुकता कर दूंगा। फिलहाल घर चलते हैं। बहुत समय से तुम्हारी गोद में सर रखकर नहीं सोया। आज तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। कुलदीप और मालती घर चले गए। तभी पुलिस का फोन आया कि अवनी मिल गई है और उसके पास से 1 करोड़ रुपए भी मिल गया है। एक माँ की दुआओं ने बेटे की सारी चिंता हर ली। अवनी को जेल हो गई। कुलदीप ने उसे तलाक दे दिया और फिर अपनी माँ की पसंद की एक गरीब लड़की से शादी कर ली। कुलदीप अब अपने परिवार के साथ बहुत यार बहुत ज्यादा हो गई आज। देखना, घर जाकर मेरा बाप मेरा जीना आराम करने वाला है। तू वो सब छोड़ और इसका सोच, ये बेहोश हो गया है। कभी महंगी वाली दारू देखी नहीं ना, अब आज पीने को मिल गई तो ये हाल तो होना ही था। साला फटीचर कहीं का। यार अभी वो सब छोड़ो, इसका करें क्या वो बता। करना क्या है? तुम दोनों में से कोई इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ, और क्या। ए रॉकी, तू तो जानता ही है, अगर आज मैं इसे अपने घर लेके गया तो आज के बाद मेरे माँ बाप कभी तुम्हारे साथ मुझे पिकनिक पर नहीं आने देंगे। और मैं इसे अपने घर लेके गया तो मेरा बाप मुझे कच्चा चबा जाएगा। और मैं भूल कर भी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता। तो फिर अब क्या होगा रॉकी? होना क्या है, इसे इसी सुनसान जंगल में कहीं फेंक जाते हैं। और वैसे भी मैंने इसके पैक में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि हमारा बदला पूरा हो सके। यार ऐसे तो ये मुसीबत खड़ी हो सकती है।
अबे ये सुनसान जंगल देखकर लगता है तुझे कि ये यहाँ रात भर पड़ा रहेगा और जंगली जानवर इसे जिंदा छोड़ देंगे? बल्कि वो आज ही इसका डिनर बनाकर हजम कर जाएंगे। उस रात रॉकी और उसके बाकी दोस्त अपने साथी आदि को बेहोशी की हालत में उस सुनसान जंगल के एक सुनसान कोने में छोड़ आए थे, जहां आदि घने काले अंधेरे और खूंखार जंगली जानवरों के बीच बिल्कुल अकेला था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे और आज उसको बीते दिनों की याद आ रही थी। माँ, अब आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो मुझे किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए थे। आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। पर बेटा, कल ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे, तू आज फिर से पैसे मांग रहा है? बेटा, तू तो जानता ही है ना कि तेरे पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। ओफो माँ, फिर से वही घिसी पिटी कहानी सुनाने लगी। आप लोगों के कहने पर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। अगर मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे तो मुझे कॉलेज में क्यों भेजा आप लोगों ने? ऐसा मत बोल बेटे, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे लिए वही बहुत है। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा, ये ले पैसे और मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ के हाथों से वो पैसे लेकर आदित्य एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप में गया। यार, आज इतना लेट कैसे? कहाँ था अभी तक? यार, तू तो जानता है ना मेरे घर वालों को, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए घर वालों की सुननी पड़ती है। और एक हमें देख, हमने तो आज तक अपने घर वालों की सुनी ही नहीं, इसलिए इतने ऐश की लाइफ जी रहे हैं। वैसे आदि, तूने कभी बताया नहीं कि तेरे पापा क्या करते हैं? वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। तब तो आज की पार्टी तेरी तरफ से। यार, पार्टी का बाद में देखते हैं, अभी क्लास का भी टाइम हो रहा है। अबे ओए प्रोफेसर की औलाद, पढ़ाई कौन करता है? यार, हम तो कॉलेज में मजे करने आते हैं। यार, एक तो इस साल तुम लोगों के चक्कर में क्लास बहुत मिस की है। इस बार क्लास नहीं गया तो फेल हो जाऊंगा यार। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, हो जाने दे। और वैसे भी तुझे किस बात की टेंशन? तेरा बाप तो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, आगे जाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बैठा ही देगा तेरा। आदि अपने आवारा दोस्तों की बातों में आकर कभी क्लास बंक करता था तो कभी घर वालों का दिया हुआ पैसा मौज मस्ती में उड़ा देता, लेकिन अंदर से वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो किसी पैसे वाले का नहीं बल्कि एक गरीब बाप का बेटा है, जिसके पिता किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर नहीं बल्कि एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। उस दिन आदि देर से घर लौटा था, जिस वजह से उसे अपने माता पिता से खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। बेटा, तू इतनी देर से कहाँ से आ रहा है? पापा, वो कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था, बस वहीं बिजी था, इसलिए लेट हो गया। आज सुबह मेरे बटुए से पूरे 2000 रुपए गायब हैं। वो कहाँ गए? मुझे क्या पता, आप मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? पिछली बार मैंने तुझे तेरे कॉलेज का खर्चा दिया था और आज तू अपनी माँ से और पैसे मांग कर ले गया। आप रहने दीजिए ना, बच्चा है वो, और वैसे भी हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। देखना, आगे चलकर हमारा बहुत नाम रोशन करेगा। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने सब बिगाड़ दिया है। आज इसने मेरे बटुए से पैसे चुराए, कल को जरूरत पड़ी तो ये हम दोनों को बेच भी देगा। और मुझे सब पता है कि ये आज कहाँ गया था। मेरे बगल वाले सोहन भाई ने सब कुछ बताया है। बस पापा, बहुत हुआ, आपने बहुत कह लिया मेरे बारे में और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर एक शब्द और बोले तो क्या करेगा तू? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? अरे हाथ रोका किसने है? आज यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। हाँ, तो आपने मुझ पर एहसान किया है ना। सभी के माँ बाप उनके बच्चों को पालते हैं, फिर इसमें बड़ी बात क्या है? बेटा, हमने तुझे कॉलेज भेजा, तुझे बाइक भी लाकर दी और तू हमसे ये सब बोल रहा है? मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हूँ, दिन रात मजदूरी करके तेरे शौक पूरे कर रहा हूँ और तू आज मुझे ये दिन दिखा रहा? हाँ, इसी बात का तो घमंड है ना। देखना, एक दिन आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। जितने पैसे आपने मेरे पीछे लगाए ना, सूद समेत आपको दे दूंगा और फिर आप लोगों के साथ अपना रिश्ता नाता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उस दिन आदित्य ने गुस्से में अपने माता पिता से वो सब बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अफसोस, आदित्य को उसकी गलती का जरा भी पछतावा नहीं हुआ। पहले जहां वो अपने माता पिता से पैसे ठग कर अपने दोस्तों में उड़ाया करता था, अब वही दोस्तों के साथ उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सुनसान जगह पर पहुंचा, तब उस वक्त यार, आज तो तू बस इतने में थक गया और बैग खींच ले, कसम से तुझे मजा आ जाएगा। यार गौरव,
आज बहुत रात हो चुकी है और वैसे भी बहुत पी चुका हूँ। अब मुझे थकान भी लग रही है। मन करता है कि यहीं पर आराम से सो जाऊं। हाँ, वैसे भी इतनी महंगी शराब तो तेरे बाप ने कभी पी भी नहीं होगी। अरे पीना तो दूर, देखी भी नहीं होगी। आगे तुम लोगों ने मेरे पापा के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो अब एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का बेटा हमको अकड़ दिखाएगा? तुझे क्या लगा था तू हमसे झूठ बोलेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि तेरा बाप क्या काम करता है? हमें अगर पहले पता होता ना कि तू एक फटीचर खानदान से आता है और किराए के कमरे में रहता है तो तेरे जैसे को मुंह भी नहीं लगाते हम, समझा? जब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल चुकी थी तो फिर तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि तुझे तेरे सामने जलील कर सकें। दोस्ती तोड़ने से पहले तुझे तेरे ही नजरों में गिराना चाहते थे हम। गौरव, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब तू भी इन्हीं के जैसा निकलेगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर अब मैं तुझ जैसे फटीचर का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे पापा के शहर में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं, तेरे बाप की तरह मजदूर नहीं। गौरव के इतना कहते ही आदि गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल शराब ज्यादा पीने की वजह से उसका सर भारी होने लगा और वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को उसी खतरनाक जंगल में एकदम अकेला पाया जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। उस वक्त आदि की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही वो अपने साथ बीती पुरानी बातें सोच रहा था कि अगले ही पल फिर एक बार उसका सिर भारी होने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। ये साइकिल की चेन को भी अभी उतरना था। वैसे ये ठीक ही हुआ, वरना हमको हल्का होने का टाइम ही नहीं मिलता। चल बिरजू बेटा, ये सुनसान जंगल में हल्का होकर फटाफट यहाँ से निकल ले, वरना शेर किसी भी टाइम आके तुझे अपना भोजन बना देगा। इतना कहकर बिरजू झाड़ियों के पीछे चला गया कि तभी उसकी नजर वहां बेहोश पड़े आदित्य पर गई। हाय राम, ये लड़का तो बेहोश पड़ा है, हमें इसे उठाकर ले जाना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। अगले ही पल बिरजू आदित्य को उठाकर ले गया। अगली सुबह जब आदित्य की नींद खुली तो उसने अपने आप को अपने घर के बिस्तर पर पाया, जिसके आसपास उसके माता पिता थे। मैं तो उस जंगल में था, फिर यहाँ कैसे पहुँचा? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा ठीक है। बेटा, तुझे ये दूध वाले भैया कल रात हमारे घर तक पहुँचा कर गए हैं, तू ठीक तो है ना बेटा? आदित्य ने देखा कि उसके माता पिता की आंखों में आंसू है। अपने माता पिता की ये दशा देखकर आदित्य बहुत लज्जित हुआ और रोते हुए हाथ जोड़कर अपने माता पिता से बोला, पिताजी, मैंने हमेशा आप लोगों से भला बुरा कहा है, हमेशा किसी न किसी बहाने से आप लोगों से पैसे ठगता रहा। मैंने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, तू बस खुश रहे, हम यही चाहते हैं और आज हमें इस बात की खुशी है कि तूने अपने आप को बदल लिया। आज हमारे दर्द को देखकर तेरी आंखों में आंसू आ गए बेटा, लेकिन मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि इस दुनिया में हमसे हमारे माता पिता को ही हमारी फिक्र रहती है। जैसा प्रेम एक माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, वैसा कोई किसी से नहीं करता। आखिरकार आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए अब वो अपने माता पिता की इज्जत करने लगा था, उनका कहा मानने लगा था। अब एक तरफ आदित्य ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ उसने अपने उन सभी दोस्तों से दूरी बना ली थी जो मतलब के लिए उसके दोस्त बने थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी को नोटों में तौलते हैं और कभी कभी उन्हीं नोटों के ढेर ताबूत बन जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अरविंद और उसके परिवार की। अरविंद एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी दौलत कमाने की दौड़ में लगा दी। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उसकी तिजोरी खाली थी। अरविंद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, सामने लैपटॉप, फोन पर बिजनेस कॉल्स और पीछे बड़ी सी लोहे की तिजोरी थी जिसे वो रोज की तरह निहार रहा था कि और ऐसी ही एक और तिजोरी उसके घर पर थी जिसे वो रोज एक बार देखता था। वो अपने ही सपनों में गुम था कि अचानक अरविंद का फोन तेजी से बज उठता है। कितनी देर से आपको फोन कर रही हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे थे? ओहो, कितनी बार कहा यार, जब मैं ऑफिस में रहा करूं तो बार बार फोन मत किया करो। मैं बिजी रहता हूं यार, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं।
बिजी तो आप उस दिन भी थे जब सिर्फ आपकी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर आप आज भी वही गलती कर रहे हैं। कब तक उस बात को लेकर बैठी रहोगी सुमित्रा जी? सालों बीत गए हैं, भूल जाइए। मैं उस बात को अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। खैर, कब तक आ रहे हैं? सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मेहमान वेट कर रहे हैं? ओह शिट, मैं भूल गया था। मैं बस अभी निकलता हूँ। अरविंद के इकलौते बेटे रोहन का आज 20वां जन्मदिन था। सभी मेहमानों के साथ वो भी अपने पापा यानी कि अरविंद जी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पर पार्टी रखी थी और सभी अरविंद के इंतजार में दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, पर अरविंद ऑफिस के काम और फोन के चक्कर में ये ही भूल गया कि घर पर पार्टी है। उसने बहुत तेज स्पीड में कार चलाई, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। ओह सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। रोहन और सब कहाँ हैं? रात के 11:15 बज रहे हैं। सारे मेहमान जा चुके हैं। रोहन भी अपने कमरे में चला गया है। आपका डिनर मेज पर रखा है, कर लीजिएगा। मैं भी सोने जा रही हूँ। ओह सॉरी, मैं वो थोड़ा लेट हो गया। कुछ नया नहीं है इसमें, हमेशा का यही है। जब भी आपकी हमें जरूरत होती है आप लेट हो जाते हैं। तुम्हारे ताने कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए, मैं ना भी बोलूं कुछ तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं ना। तुम्हारी वजह से बरसों पहले मैंने अपनी बेटी खो दी और अब शायद रोहन को भी खो दूंगी। मुझे समझ नहीं आता, गिन्नी के जाने का कारण तुम मुझे क्यों मानती हो? बल्कि मैंने तो सब कुछ किया तुम सबके लिए। ये बंगला, ये गाड़ी, ये शानो शौकत सब मैंने तुमको दी है। आप ही हैं कारण। उस दिन अगर आप समय पर आ जाते तो हमारी गिन्नी बच जाती। आप उसके कातिल हैं। इतना कहकर सुमित्रा जी फफक फफक कर रोने लगी और उनकी आंखों के सामने आज से 10 साल पहले का नजारा सामने आ जाता है। वो बारिश की एक काली रात थी। जाने कितने फोन कर चुकी हूँ, ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है कमला, ऊपर से तूफान बारिश। हम गिनी को हॉस्पिटल कैसे ले जाएं? हे भगवान, मेरी मदद करिए। घबराए ना मैम साहब, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब बस आते ही होंगे। सुमित्रा की बेटी गिनी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। बुखार से सारा शरीर तप रहा था और उसी में बारिश और तूफान। कोई भी ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं चल रहा था। सुमित्रा बार बार अरविंद के ऑफिस में फोन कर रही थी, पर अरविंद इतना बिजी था कि उसे फोन उठाने का होश ही ना रहा। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण गिनी ने घर पर ही दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से सुमित्रा पूरी तरह टूट गई। अरविंद को भी गहरा सदमा लगा था, पर अब उसे अपने बेटे के लिए सब कुछ करना था। जितनी बार वो रात में याद करती हूँ, मुझे आपसे नफरत हो जाती है जी। ये घर सिर्फ दीवारों और फर्नीचर से नहीं बनता। इसमें अपनापन चाहिए, बातें चाहिए, समय, रिश्ते चाहिए। रिश्ते? जब पैसा होगा तो सब रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। देख लेना, ये तिजोरी ही हमारी असली ताकत है। और रही बात गिन्नी की, तो वो मेरी भी बेटी थी। उसकी जान तुम्हारी बेवकूफी में गई। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा उसकी ओर देखती है और आज भी उसकी आंखों में निराशा ही थी। पर अरविंद अपने पैसे के घमंड में बिना सुमित्रा की तरफ देखे अपने बेटे रोहन के कमरे में चला जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा, क्या बात है, आज जन्मदिन पर पढ़ाई हो रही है? हाँ, क्योंकि किताबें कभी आपकी तरह धोखा नहीं देती, इसलिए मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ। ये मेरा अकेलापन दूर करती हैं। अच्छा, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सुनो, मैं तो कहता हूँ बिजनेस ज्वाइन करने की सोचो। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। और वैसे भी बेटा, आज नहीं तो कल सब तुम्हें ही तो संभालना है। पापा, कभी आपने ये सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरे लिए आपकी तिजोरी बिजनेस से ज्यादा जरूरी है। आपका साथ है, पर आप जब भी बात करते हैं वही बिजनेस, वही पैसा। अरविंद चुप हो जाता है और धीरे धीरे दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है। अरविंद के घर का ये रोज का था। सुमित्रा और उसका बेटा अरविंद से उसके साथ और समय की उम्मीद करते, पर वो बस अपने आप में और पैसे कमाने में व्यस्त रहता। समय बीतता जाता है। घर बड़ा है, तिजोरी भरी है, लेकिन घर में सन्नाटा है। सुमित्रा अब अरविंद से कम ही बात करती है और रोहन ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता है। सुमित्रा,
तुम्हारी कई सालों से बस एक ही शिकायत है ना कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। कई रिश्तेदारों में भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, लेकिन आज मैं समय निकाल लूंगा। शाम को तुम और रोहन तैयार रहना, हम सब रोहन के ननिहाल पूरे 2 दिन के लिए चलेंगे। क्या बात है रोहन बेटा, जरा देखना तो सूरज किधर से निकला है। मम्मी पश्चिम से ही निकला है, तभी पापा ऐसा बोल रहे हैं। तुम कितने ही ताने मार लो, पर तुम देखना, अब मैं तुम दोनों को समय दूंगा और धीरे धीरे तुम दोनों की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। सुमित्रा ने अरविंद पर एक ताना जड़ा और चुपचाप अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे भी पता है अरविंद कभी अपना वादा नहीं निभाता। शाम तक खुद ही सब भूल जाएगा। पर अरविंद शायद अब बदल चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर उसे भी नहीं पता था कि अब बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। मम्मी, क्या पापा सच में हमारे साथ नाना जी से मिलने चलेंगे या हर बार की तरह बस इंतजार ही करते रहना है? वो आज तक ऑफिस से सही समय पर घर आए हैं जो आज आ जाएंगे। कोई नहीं तो तैयार हो, तेरे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनसे मिलाएंगे। दौलत का शोर इतना था कि रिश्तों की आवाज दब गई थी। सुमित्रा को अब अरविंद के किसी भी वादे पर भरोसा ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप तैयार होकर दोनों माँ बेटे स्टेशन की तरफ निकल गए, पर आज उनका मन कुछ बेचैन सा था, जिसे वो किसी से भी नहीं कह पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरविंद ऑफिस में आज जल्दबाजी में था। वो अकेला अपने ऑफिस रूम में बैठा सब काम समेट रहा था। फाइलें, कैश और तिजोरी के कागज जो फैले हुए थे, वो उन्हें भी सही जगह पर रख रहा था कि तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। वो गिर पड़ता है। सुमित्रा, रोहन। अरविंद बार बार अपने बीवी बेटे को आवाज देता, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर तिजोरी पर टिक जाती है और फिर कुछ ही पलों में धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। रोहन और सुमित्रा को जैसे ही खबर मिलती है, वो दौड़े भागे अरविंद के पास आते हैं। आज कई सालों बाद अरविंद ने घर वालों को वक्त देने की सोची थी, पर अब वक्त ने ही उन्हें आज वक्त नहीं दिया। आज घर में भीड़ है, लोग रोहित और सुमित्रा की आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं और एक कोने में वही बड़ी सी तिजोरी खड़ी है, उस पर मोटा ताला लगा है। ये तिजोरी जिसे भरने में अरविंद ने पूरी जिंदगी लगा दी, आज भी वही है, भरी हुई, पर बेकार है। काश ये तिजोरी थोड़ी कम भरी होती और हमारा घर थोड़ा ज्यादा। रोहन चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। पैसा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिश्ते। धन तिजोरी भर सकता है, पर अकेलेपन का खालीपन नहीं। और आज के समय में हर किसी की जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि समय उसे अपनी गलती सुधारने का समय भी नहीं देता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक सुंदर नगर नाम का छोटा सा गांव बसता था। इसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो चावल की खेती कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। हरिया के परिवार में उसके 2 बच्चे, पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी, जिनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी हरिया की थी। और हरिया अपनी हर जिम्मेदारी को हर संभव तरीके से निभा रहा था। एक दिन पत्नी सुलेखा कहती है, आप कब तक यही इसी गांव में खेती के भरोसे पड़े रहेंगे? शहर चलकर कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? बच्चों की पढ़ाई, माँ जी की दवाई, घर के खर्चे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम। खाने में बच्चों का पेट काटती हूँ, खुद एक समय खाती हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता जी, हमें शहर चलकर काम करना चाहिए। मजदूरी भी करेंगे तो भी दिन का 50 रुपए कमा लेंगे। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो तुम इतना? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार हमारी चावल की फसल बहुत अच्छी आ रही है। हम इस बार अपने चावलों को शहर के बाजार में बेचेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, जिससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये तो आप हर साल कहते हो, पर कभी खत्म हुई परेशानी नहीं ना। पता है, राहुल 2 साल से फटे जूते पहनकर स्कूल जा रहा है और सोनी
पिछले 1 साल से बाजार से सितारे वाली एक फ्रॉक की कह रही है। उससे मैं हर बार झूठ बोल देती हूँ। अम्मा जी भी बस जैसे तैसे सूखी रोटी खाकर बुढ़ापा काट रही है। घर में इतने भी पैसे नहीं कि उनको एक गिलास दूध मिल सके, और आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं है। हरिया अभी सुलेखा की बात का जवाब नहीं दे पाया था कि तभी उसका 12 साल का बेटा राहुल स्कूल से आकर अपनी माँ के सामने रोने लगा। माँ, मेरे सारे दोस्त मेरे फटे जूतों का मजाक बनाते हैं, मुझे फटीचर कहकर चिढ़ाते हैं। इस बार तो मुझे नए जूते दिलवा दो ना। जब तक जूते नहीं आएंगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राहुल की बातें सुनकर सुलेखा की आंखें भर आईं। वो अपने बेटे को चुप कराते हुए कमरे से बाहर चली गई। वहीं हरिया गर्दन झुकाकर सब सुन रहा था। शायद बहुत दर्द था उसके मन में, जो नजरें चुराकर वो छिपा रहा था। क्यों बेटा, बहू और बच्चों को दुख दे रहा है? इस एक भीखा की खेती पर क्या ही मिलता है? हमें रोटी तक के लाले हैं। जा, बहू की बात मान ले और शहर जाकर कमा खा। मेरा क्या, आखिरी समय है, यही कट जाएगा तेरी बाबूजी की यादों के सहारे। अम्मा, शहर में दूसरे की गुलामी ना कर पाएगा तेरा हरिया। मेहनत और इज्जत की 2 रोटी बड़ी सुकून देती है। अपने पुरखों का घर जमीन यूं ना छोड़ो अम्मा। पर काहे का सुकून बेटा, जब बहू और बच्चे दुखी हैं। कुछ दिन की बात है माँ, अपनी चावल की फसल इस बार बहुत अच्छी आ रही है। तू देखना, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। इस बार हमें फसल से बहुत फायदा होगा। ज्यादा नहीं तो 4000 की तो बचत निकल आएगी। तू बस भगवान पर भरोसा रख। हरिया को भगवान पर पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर करीब 1 हफ्ते बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और बादल गरज गरज के बरसने लगे। जी, अब क्या होगा? ये तूफान, ये बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे जलजला आने वाला है। हमारी सारी फसल डूब जाएगी। हम पूरा साल क्या खाएंगे जी? अरे तुम क्यों परेशान होती हो भाग्यवान? बस 1-आधा घंटे बारिश होगी फिर बंद हो जाएगी। और इतनी बारिश तो हमारी फसल के लिए इस समय सोना है, सोना। पर बादल देखिए ना, कितने काले और भयानक है। ऐसा लग रहा है आज सब खत्म हो जाएगा। हरिया और सुलेखा अभी बात ही कर रहे थे कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। घाटी के सभी लोग ऊंची जगहों पर चले जाएं। 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। सरकारी आदेश सुनकर गांव के सभी लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। हरिया के माथे पर पसीने की साफ लकीरें थीं। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी फसल की थी, पर फिर भी उसने दुखी मन से आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मुझे पता है आपके रहते मेरी फसल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मेरी फसल की रक्षा करना। अपना घर और फसल भगवान के सहारे छोड़कर हरिया अपने परिवार के साथ ऊंची जगह पर चला गया। कुछ ही पलों में बहुत तेज तूफान, बारिश और ओले गिरने लगे। बिजली तेजी से कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कुदरत अपना कहर बरसा रही हो। हरिया की पत्नी बच्चों को संभालते हुए बार बार रो रही थी। पर 4 दिनों तक दिन रात भयंकर बारिश और ओलों में हरिया की सारी फसल तबाह हो गई। 5 दिन बाद हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? हम क्या खाएंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं आपसे कह रही थी कि शहर चलते हैं, पर आपने मेरी एक बात न सुनी। ये सब कुछ भगवान ने किया है। मैं उनसे कहूँगा कि वही इसका खजाना भरेंगे। ये क्या हो गया है आपको? फसल डूब गई है तो क्या आपको सदमा लग गया है, जिसके कारण ये सब बोल रहे हैं? अरे जो भगवान देखते ही नहीं, वो तुम्हारा हर्जाना कैसे देने आएंगे? अजी, अब इतनी हट भी अच्छी नहीं।
बच्चे 24 घंटे से भूखे हैं। अब चलो शहर, यहाँ कुछ नहीं बचा है हमारे लिए। तुम चुप रहो, हम कहीं नहीं जाएंगे। और मैं आज ही भगवान को चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ। उन्होंने ये तूफान, बारिश, ओले बरसाकर मेरी फसल बर्बाद की, तो वो ही हर्जाना देंगे। मैं तो कह के गया था कि भगवान आप सब संभाल लेना। इतना कहकर हरिया घर गया और एक कागज कलम लेकर भगवान के नाम खत लिखने लगा। उसकी ये हरकत देखकर सुलेखा और उसकी सास ने अपना माथा पीट लिया। भगवान, हर कोई कहता है धरती पर सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा से ही ये तूफान आया। मैंने आपसे कहा था कि मेरी फसल का ध्यान रखना, पर आपने ध्यान नहीं रखा और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे इस फसल से 4,000 रुपए मिलने वाले थे, जिसमें मेरे पूरे साल का परिवार का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, अगले साल की फसल के लिए बीज और माँ की दवाई होती। पर अब सब कुछ बारिश के पानी में बह गया। आपकी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है, कृपया आप उसकी भरपाई करें। आपका हरिया। हरिया ने भगवान के नाम एक खत लिखा और एक लिफाफे में डालकर उसे डाक। अरे ये क्या, ये कैसा खत है? भला भगवान को खत कौन लिखता है? इसमें कोई पता भी नहीं लिखा है, मैं किसे दूं? डाकिया काफी देर तक सोचता रहा। उसने खत के अंदर बाहर सब देख डाला, पर कहीं भी कोई पता नहीं था। कुछ सोचकर उसने वो खत अपने ऑफिस में एक अधिकारी को देते हुए कहा, साहब, ये खत सुंदर नगर से आया है। भगवान के नाम खत है। मैं इसे भगवान के घर कैसे पहुंचाऊं? लगता है किसी पागल ने इसे ऐसे ही खत लिखकर डाल दिया। अरे ऐसा भी क्या इस खत में? जरा देना, मैं भी तो देखूं। और भगवान को खत कौन लिखता है? अब ये तो खत पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अधिकारियों ने वो खत खोला और पढ़ा तो वहाँ ऑफिस में मौजूद सभी अधिकारी कर्मचारी हंसने लगे। वहीं दूसरी ओर सुंदर नगर में हरिया हर दिन भगवान के खत के जवाब के इंतजार में था। वो हर रोज सुंदर नगर के डाकघर में ये पता करने जाता कि उसके लिए कोई खत आया है क्या भगवान के घर से। उसकी इस हरकत को कर्मचारी गरीब आदमी समझकर इग्नोर कर देते। वहीं शहर के ऑफिस में हरिया का खत वाकई सबको हैरान कर रहा था। क्यों, क्या कहते हो परवीन जी? ये आदमी पागल है या जरूरत से ज्यादा भोला? राम बहादुर जी, मुझे तो ये आदमी वाकई बहुत भोला लगता है, जिसे इतना सब होने के बाद भी ऊपर वाले पर भरोसा और सब्र है। इसलिए ही उसने किसी से मदद की ना कहकर भगवान से कह दिया। सही कहते हो, वाकई इस बारिश ने किसानों का सब कुछ तबाह कर दिया। अब अगर इसकी मदद ना हुई तो इसका भगवान के प्रति भरोसा, जीने की इच्छा, शायद सब कुछ खत्म हो जाए। हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी अपना तो 10-20 की रोज की चाय पानी हो ही जाती है। इतने में शायद इस गरीब के घर हफ्ते भर की रोटी बनती हो। राम बहादुर जी की बात से सबने सहमति भरी और फिर सबने, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500, ऐसे कर करीब 3,000 रुपए जोड़ लिए और उसे एक लिफाफे में पैक कर उस पर हरिया के लिए भगवान की तरफ से लिखकर उस डाकिये को दे दिया। इस लिफाफे को सुंदर नगर के हरिया को दे देना। जी साहब। एक हफ्ते बाद, हरिया, ओ हरिया, तुम्हारा खत आया है। डाकिये की आवाज सुनते ही वो भागा दौड़ा बाहर आया और डाकिये के हाथ से उसने खत लिया और अपने हाथों में छिपाकर पढ़ा, जिस पर लिखा था भगवान के घर से। हरिया खुशी से झूम उठा और अंदर जाकर उसने लिफाफा खोला। लिफाफे में 3,000 रुपए थे, जिसे देखकर उसके घर में हर कोई दंग रह गया। देखा भाग्यवान, मैं कह रहा था ना, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। जब मैंने उनको खत लिख कर दिया तो वो समझ गए कि उनसे मेरा नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने नुकसान की भरपाई कर दी। पर पापा, हमारी फसल से तो हमें 4,000 रुपए मिलते, पर ये तो 3,000 ही है। क्या भगवान ने हमसे बेईमानी कर दी? अरे नहीं बेटा, भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। मैंने ही गलत हिसाब लगा लिया होगा। फसल 3,000 रुपए की ही होगी। भगवान का हिसाब कभी गलत नहीं होता। अब हरिया और उसका परिवार बहुत खुश था। उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया था। राहुल के नए जूते भी आ गए
और बेटी को फ्रॉक भी मिल गया। वो कहते हैं ना, अगर आप सच्चे हैं, आपको भगवान पर पूरा भरोसा है, तो भगवान कभी ना कभी किसी ना किसी तरह आपकी मदद कर ही देते हैं। वो खुद तो सामने नहीं आते, पर किसी ना किसी जरिए से आपकी मदद कर देते हैं। इसलिए हम सभी को, अगर हम इस लायक हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें उसकी मदद से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि नेकी का फल हमेशा बहुत अच्छा होता। सहीराम और मालती के 3 बेटे थे। तीनों ही बहुत संस्कारी और सज्जन थे। एक एक करके तीनों की शादी हो गई और घर हरा भरा हो गया। तीनों बेटे अपने माँ की हर एक बात मानते थे, लेकिन तीनों की पत्नियां आने से उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगा। मालती बड़ी बहू चंद्रिका से बोली, बहू, तुम्हारे पिताजी एक फल लाए हैं, तुम इन्हें 4 हिस्सों में बांट लो और सबका हिस्सा सबको दे दो। चंद्रिका ने सोचा कि जब हिस्से मुझे ही करने हैं, तो मैं पहले अपना हिस्सा ज्यादा निकाल लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। उसने उसमें से थोड़े से फल निकाले और चुपचाप से जाकर कमरे में रख आई। जो बाकी बचे उसमें से 4 हिस्से करके बोली, माँ जी, गौरी, सिया, अपने अपने फल ले जाओ। सबने फल उठा लिए। सहीराम जब घर के लिए कुछ लाता था तो सबके लिए इकट्ठा लेकर आता था, फिर वो 4 हिस्सों में बराबर बट जाता था। घर में केवल 2 बेटे कमाने वाले थे। छोटा बेटा अभी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आजकल मालती ने सामान बांटने का काम चंद्रिका को दे दिया था, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी। एक दिन चंद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे आज तो पिताजी गर्मा गर्म इमरती लाए हैं। मेरा बड़े दिन से मिठाई खाने का मन था। मैं जल्दी से बांट देती हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ा अपने कमरे में रखाती हूँ। मैं और डुगू बाद में पेट भर कर खाएंगे। चंद्रिका ने झटपट इमरती अपने कमरे में छिपा दी और बाकी के 4 हिस्से कर दिए। सिया गौरी से बोली, दीदी, हम लोगों की मिठाई तो कब की खत्म हो गई, लेकिन मैंने चंद्रिका दीदी को आज संदूक में से इमरती निकालकर खाते हुए देखा। भला ये कोई संदूक में रखने की चीज है? सिया, तुम मानो या न मानो, दीदी कुछ तो गड़बड़ घोटाला करती है। हम सबका सामान तो खत्म हो जाता है, लेकिन दीदी का तो बढ़ता ही जाता है। याद है ना, पिछली बार उन्होंने अंगूर भी खा लिए थे और बचे हुए अंगूरों की किशमिश भी बनाकर रख ली थी। हमारे तो एक बार खाते ही खत्म। मैंने दीदी को कई बार रसोई की चीजें छिपाते हुए देखा है। लगता है दीदी पर नजर रखनी पड़ेगी। एक बार आम का मौसम था। सहीराम आम की पेटी उठा लाया। वैसे भी गांव में आम सस्ते मिल जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी चंद्रिका ने करीब 2 किलो आम पहले ही चुरा लिए और बाकी के बचे आम बांट दिए। और इस बार सिया और गौरी ने उसकी चोरी पकड़ ली। सिया गुस्से से बोली, दीदी, पेटी के आम तो बांट दिए, लेकिन जो आम आपने अपने कमरे में चुरा कर रखे हैं, उनके हिस्से कौन करेगा? चंद्रिका हड़बड़ाते हुए बोली, चोरी? किसने की चोरी? मैं क्या तुम्हें चोर नजर आती हूँ? सुनो जी, मुझ पर सरेआम इल्जाम लगा रही है। माँ जी, मैंने खुद दीदी को आम चुराते हुए देखा है। आम ही नहीं, इमरती, अंगूर और न जाने क्या क्या चुरा कर अपने कमरे में ले जाती है। चंद्रिका बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं। वो तो माँ जी कहती है तो मैं बांट देती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। दीदी, पिताजी जो भी सामान लाते हैं उस पर हम सबका अधिकार है, तो वो सामान बराबर बंटना चाहिए। लेकिन आप तो पहले ही चुरा कर अपने कमरे में ले जाती हो। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं बंद हो गई? आज मेरा मायका गरीब नहीं होता तो मुझ पर ही इल्जाम नहीं लगते। खाओ कसम कि तुमने मुझे आम चुराते देखा है। अरे बहू, रहने भी दो, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं सीधी सादी हूं ना, इसलिए मुझे इस घर में कोई कुछ नहीं समझता। तभी गौरी उसके कमरे में गई और वहां छुपाए हुए आम उठा लाई। गौरी आम दिखाते हुए बोली, अब ये भी बता दो दीदी कि ये आम नहीं तो क्या आलू है, और ये आपके कमरे में कैसे आए? चोरी के आम देखते ही सबको गुस्सा आ गया। चंद्रिका का चेहरा उतर गया। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। सहीराम ने कहा,
आज के बाद मैं इस घर में कुछ भी सामान खरीद कर नहीं लाऊंगा। अब घर के सामान लाने की जिम्मेदारी तीनों बेटों की रहेगी। पैसे इन तीनों के हैं तो सामान भी वही लाएंगे। उसके बाद कम से कम घर में कोई अपने सामान की चोरी तो नहीं करेगा। ये सोचकर तीनों बहुएं घबराने लगी। तीनों भाइयों में बड़ा भाई मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उससे छोटा अशोक एक साहब के यहाँ बही खाते लिखता था और सबसे छोटा राहुल अभी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था। दोनों भाई अपने बाबूजी के हाथ में पैसे दे देते थे। महीने का खर्च उन्हीं की जिम्मेदारी थी। चंद्रिका फटाफट से बोली, बाबूजी ठीक है, तीनों भाइयों में बराबर का हिस्सा बांट दीजिए। कैसा हिस्सा दीदी? इनको तो केवल 8,000 रुपए मिलते हैं और वो भी ये बाबूजी के हाथ में सौंप देते हैं। दीदी इतना तो काम ही नहीं है और आपको तो पता ही है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और उसके लिए भी पैसे चाहिए। जो चोरी करेगा वही सामान लाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी तुम लोग करते हो और ना मेरे ऊपर लगाते हो। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी ही साजिश है। तुम दोनों ने ही आम चुराकर मेरे कमरे में रखे होंगे। चलो तो खाओ कसम कि तुमने आम नहीं चुराए। हे भगवान, इतना बड़ा कलंक! अब मैं इस घर में तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सही राम अपनी बहुओं को लड़ते हुए देख रहा था। वो जानता था कि उसकी दोनों छोटी बहू ठीक और बड़ी बहू गलत है। वो चोरी करती है। कई बार सही राम की जेब से भी पैसे गायब हुए थे, लेकिन घर की बात घर में ही रह जाए, ये सोचकर उसने पैसे चोरी की बात किसी से नहीं कही। एक बार मालती की पायल भी चोरी हुई थी। वो भी चंद्रिका के कमरे में ही रखी हुई मिली थी, लेकिन वो तो उन्होंने बच्चों की शरारत समझी थी। लेकिन अब समय आ गया था कि उसे सबक सिखाया जाए। सही राम गुस्से से बोला, चंद्रिका बहू, शांत हो जाओ। अगर तुम इनके साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, अपने तालाब किनारे वाले घर पर जाओ और वहीं अपने रहने की व्यवस्था कर लो। वाह बाबूजी, अच्छा फैसला किया आपने। मेरे पति की सारी कमाई तो आप लोगों में खत्म हो गई और अब हमें तालाब पर भेज रहे हो। तालाब पर भेजना है तो इन दोनों को भेजो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और आपका मन हो तो आप भी जा सकते हो। वो तालाब उनके पूर्वजों का था। उसी के पास उनका पुश्तैनी कच्चा मकान बना हुआ था जो बरसों से बंद था। सही राम ने सिया और गौरी से कहा, बहू जाओ और तालाब वाले घर की सफाई कर लो। अब हम वहीं रहेंगे। चंद्रिका और मोहन को छोड़कर सब लोग तालाब के किनारे वाले मकान में चले गए। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे 12,000 तनख्वाह मिलती थी, जिसमें वो 5,000 सही राम को देता था और 8,000 अशोक देता था और इसी से घर का खर्च चलता था। चंद्रिका बड़बड़ाई, अब देखती हूँ 7,000 में कैसे घर चलेगा। आए बड़े मुझे चोर बोलने वाले। लेकिन गौरी और सिया को चिंता होने लगी कि अब वो सब इस कच्चे मकान में कैसे रहेंगे और कैसे घर का गुजारा होगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन उसके बाद घर में दिक्कतें होने लगी। बाबूजी, चावल भी नहीं है। अरे कोई मुझे खांसी की दवाई भी ला दो। खांसते खांसते पसलियां दर्द होने लगी है। सही राम परेशान होते हुए बोला, बहू क्या बताऊं, पैसे तो कब के खत्म हो गए। कहाँ से लाऊं सामान। मोहन साथ में था तो आसानी से घर चल जाता था। उसने भी उस दिन के बाद एक बार बात करने की कोशिश नहीं की। सही राम की बात सुनकर सभी परेशान होने लगे। सिया और गौरी आपस में बातें करने लगी। दीदी, बाबूजी की कमाने की उम्र नहीं रही और अशोक भाई साहब की तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। अब लगता है हमें ही कुछ करना होगा, तभी हमारे घर का खर्च चलेगा। तभी मैं और राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। सिर पर इतना आपदा आन पड़ी है और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। अरे छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? दीदी, पढ़ाई के खर्च के लिए मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी। उसी से पढ़ रही हूँ और ये भी ट्यूशन देकर अपना खर्च निकाल ही लेते हैं। तो तुम लोगों के खाने पीने और तेल साबुन का खर्चा नहीं है क्या? अब यही अकेले क्या करें? सिया को एहसास हो गया कि सब काम कर रहे हैं, बस हम लोग ही निठल्ले हैं इस घर में। अब हमें ही कुछ करना होगा। अगली सुबह सिया उठकर बाहर गई और खुरपी से तालाब के किनारे किनारे खुदाई करने लगी। उसे ऐसा खुदाई करते देख मालती ने पूछा, क्या कर रही हो बहू?
माँ जी, क्यारी बना रही हूँ। इसमें मैं सब्जियों के बीज लगाऊंगी ताकि हम अपनी उगाई ताज़ा सब्जियाँ खा सकें। इससे हमारा सब्जियों का खर्च बच गया और तालाब से ही हमारी इस छोटी सी खेती में पानी लग जाएगा। मालती ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोली, ठीक है, हमारे गांव में बहुत किसान हैं, मैं उनसे बीज लेकर आती हूँ। सिया को काम करते देख गौरी भी उसके साथ खुदाई करने लगी। दोनों बहुओं ने खुदाई करके वहां कई तरह की साग सब्जियां बो दी। उपजाऊ जमीन के कारण बहुत जल्दी बीज अंकुरित हो गए। एक दिन राहुल और सिया दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी उन्हें उसमें एक छोटी सी मछली फुदकती दिखाई दी। सिया खुश होते हुए बोली, राहुल, हमारे तालाब में मछली। हाँ सिया, बरसात के दिनों में इस तालाब में छोटी छोटी मछलियां पैदा होती हैं। पिछली बार तुमने देखा नहीं था कि गांव वाले कितनी मछलियां पकड़ कर ले गए थे। सिया कुछ देर सोचकर बोली, शायद तब हमारा इस तरफ ध्यान नहीं गया था। राहुल, इसमें छोटी नहीं बल्कि हम बड़ी मछलियों के अंडे डालेंगे ताकि हम इसमें मछली पालन का व्यवसाय कर सके। जानते हो, इससे हमें बहुत आमदनी होगी। दिमाग तो तुम्हारे अंदर बहुत है। पहले सब्जियां उगा ली और अब मछली पालन। मैं इस बारे में बाबूजी से बात करता हूँ। समय गुजरता गया। कुछ दिन घर का खर्च कर्ज लेकर चलता रहा और फिर धीरे धीरे खेत में सब्जियां आने लगी। सही राम ने मछली पालन की इजाजत भी दे दी। अब तालाब में बड़ी मछलियां हो गई, जिन मछलियों के व्यापारियों ने अच्छे खासे दाम दिए। उधर चंद्रिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पहले खाने और खर्चे का अंदाजा ही नहीं था और अब 12,000 चुटकियों में उड़ जाते हैं। उस पर मोहन का काम भी छूट गया। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। उनका 3 साल का बेटा डुग्गू इतना बीमार हो गया कि उनके पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं रहे। चंद्रिका मोहन से बोली, आप एक बार तालाब पर जाकर अपने बाबूजी और अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करते? थोड़े बहुत पैसे उन्हीं से ले लो। डुग्गू को डॉक्टर को नहीं दिखाया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। उनसे पैसे ले लो? किस मुंह से लो? आज अगर तुम ठीक होती तो मुझे मेरे भाइयों से अलग नहीं होना पड़ता। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम परिवार से अलग रहना चाहती थी ना, तो रहो अब अलग। सुना है दोनों बहुएं तालाब किनारे सब्जियां उगाकर बेच रही हैं। हमारे तालाब में मछली पालन भी होने लगा है। देख लिया दोनों बहुओं को तालाब किनारे भेजने का नतीजा। चंद्रिका रोने लगी और बोली, मैं जाऊंगी और उनके पैरों में गिर जाऊंगी, जाकर माफी मांग लूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे डुग्गू को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मोहन और चंद्रिका सही राम के पास गए और बोले, बाबूजी, डुग्गू बीमार है, मेरा काम छूट गया, घर में एक पैसा भी नहीं बचा। आप यहाँ सब्जियां उगाकर बेच रहे हो, मछलियां भी अच्छी बड़ी हो रही हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो हम डुग्गू को अस्पताल ले जाते। मोहन, ये सब मेरा नहीं, मेरी दोनों बहुओं का है। उन्होंने ही अपनी मेहनत से तालाब के किनारे सब्जियां उगाई और उन्हें बेच रही हैं, और ये मछलियां भी उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। कम से कम कोई चोरी नहीं कर रहा। पैसे मुझसे नहीं, उनसे मांगो। तुम लोगों ने ही तो उन्हें पक्के मकान से निकालकर कच्चे घर में भेजा था। इस बार मछलियों के बिकते ही दोनों बहुएं मकान भी पक्का बनवा रही हैं। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जो सजा दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिलहाल मेरे डुग्गू को इलाज की सख्त जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। सिया और गौरी चंद्रिका की बातें सुन रही थी। वो दोनों जल्दी से उसके पास आई और बोली, डुग्गू इतना बीमार है और दीदी आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? इतने दिन हो गए हम यहाँ आए, आप लोग माँ बाबूजी से भी मिलने नहीं आए। भला ऐसे भी क्या नाराजगी? अब चलो जल्दी, डुग्गू को डॉक्टर के पास ले जाना है। ये सुनते ही चंद्रिका की आंखें भर आई। वो बोली, मैं बुद्धिहीन जरा से लालच में चोरी कर बैठी, जिसके कारण मैंने अपना परिवार खो दिया। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है। वो सब भूल जाओ दीदी, चलो डुग्गू को अस्पताल ले चलते हैं। वो लोग डुग्गू के पास पहुंचे और उसे हॉस्पिटल ले गए। सही समय पर इलाज मिलने पर वो कुछ दिनों में ही ठीक हो गया। सिया और गौरी चंद्रिका से बोली, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग फिर से पहले की तरह एक साथ घर में ही रहे? ये सुनकर चंद्रिका की आंखें भर आईं। वो बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। अब मैं पिछली गलतियां भूल से भी कभी नहीं दोहराऊंगी। देखा बहू, संगत का असर।
मेरी तालाब किनारे वाले बहुओं ने मेरा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। अब तुम भी यहीं रहकर इन दोनों की मदद करो। फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर तालाब किनारे खुशी खुशी रहने लगी।